सभी महापुरुष और महानायिका, इन्हें पहले नमन करती हूँ। आदरणीय मंच और हमारे सभी मूल निवासी बहुजन भाई और बहनों, आज की ये जनसभा देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत उत्साह के साथ सवेरे से नहीं, कल से लोग यहाँ आए हैं और ये दर्शाता है कि हम आगे बढ़ेंगे और पीपीआईडी की सरकार आएगी। बिल्कुल आएगी। आज जिस तरीके से हमारी रैली निकली थी, लोगों ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट भी किया, हालांकि इतना भारी मात्रा में नहीं था, जो हम सैलाब बोलते हैं उतना नहीं था, लेकिन तन मन धन से जो सपोर्ट हुआ है, वो सपोर्ट से हमारी ये जो सभा है बहुत अच्छी तरीके से हम चला पा रहे हैं। आज जो विषय हमें दिया गया है वो है लोकतांत्रिक संगठन ही हमें पुनः शासक वर्ग बना सकता है। हमारे पिछले साथियों ने कहा कि पुनः शासक वर्ग, यानी इसके पहले हम शासक थे, बाद में क्रांति प्रतिक्रांति ये जो हुआ है, ये सब इतिहास आपको पता है। और अगर इतिहास पता नहीं तो अभी से ध्यान में रखिए, जो लोग इतिहास भूल जाते हैं वो लोग इतिहास बना नहीं सकते। तो पहले अपना इतिहास भी जानिए। तो इतिहास हमारा यही है कि हम पहले शासक वर्ग थे और बाद में आर्य लोगों ने यहाँ आक्रमण करके हमें यहाँ गुलाम बनाया। और अभी तक बाद में ऐसे लगता था कि जब देश स्वतंत्र होने के बाद हमें हमारे अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो आर्य लोग हैं, ये आर्य लोगों ने बहुत ही छल कपट से फिर से हमारे हाथ से ये जो शासन है वो छीन लिया है। अब वो हमें पुनः स्थापित करना है। अगर पुनः स्थापित करना है तो स्वतंत्रता के बाद भी हमारी मूल निवासी बहुत पार्टियां थी, बहुजन पार्टियां थी, लेकिन वो बहुजन पार्टियों को किस तरह से ध्वस्त नष्ट किया गया है ये आपके सामने पता है। अब हमें हमारी जो पार्टी है उसको उद्ध्वस्त नहीं होने देना है, और अगर उसको उद्ध्वस्त या ध्वस्त नहीं होने देना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमारी जो पार्टी है, हमारा जो संगठन है, वो ऊपर से लेके निचले स्तर तक सभी जगह लोकतंत्र होना चाहिए। तो अगर सभी स्तर पे लोकतंत्र होना चाहिए तो ये लोकतंत्र क्या है, क्योंकि पहले पता होना चाहिए ना कि लोकतंत्र क्या है, तभी हम वो लोकतांत्रिक तंत्र की जो व्यवस्था है वो हमारे लोगों को बता पाएंगे। तो लोकतंत्र में क्या होता है, तो एक तो कोई डिसीजन लेता नहीं, हुकुमशाह जैसा कोई डिसीजन लेता नहीं। जैसे हम भारत में कहते हैं कि अभी भारत में लोकशाही है, लोकतंत्र है, संविधान के माध्यम से यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन आपको पता होगा कि अभी अगर देश कोई चला रहा है तो सिर्फ दो लोग चला रहे हैं, एक मोदी और दूसरा शाह। वहां डिसीजन भी जो हो रहे हैं, अगर कुछ डिसीजन लेना है तो वो कलेक्टिव नहीं होते हैं। तो फिर लोकतंत्र में क्या होता है, तो लोकतंत्र में एक कोई डिसीजन नहीं लेता है, संगठन के जो ऊपरी स्तर के जो सदस्य होते हैं वो सभी लोग कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। कलेक्टिव डिसीजन का मतलब है सभी मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, उस पर विचार विमर्श होता है, उसकी अच्छियाँ उसकी खामियाँ ये क्या है, इसी पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, और उसके बाद वोटिंग होता है, और जिसने ज़्यादा जिस निर्णय पे ज़्यादा लोगों ने सहमति दिखाई है वो निर्णय पास किया जाता है। ये होता है लोकतंत्र। जैसे रीवा में ये जनसभा होनी है या नहीं होनी है, इसके लिए भी हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव में चर्चा की गई। बहुत जगह से नाम आए, अलग अलग राज्यों में होनी चाहिए ऐसा कहा गया, लेकिन विचार विमर्श के बाद और भारी बहुमत ये हुआ कि यहाँ रीवा में डिसीजन होना चाहिए, रीवा में जनसभा होनी चाहिए। तो फिर फाइनल डिसीजन रीवा का हुआ। ये फाइनल डिसीजन रीवा का होने के बाद भी जिन लोगों ने ये कहा था कि नहीं ये दूसरी जगह होना चाहिए, उन लोगों ने उसके बाद वही जो हमारी कमेटी थी उसी वक्त चर्चा खत्म कर दी, बाहर जाके उसके ऊपर किसी ने कानाफूसी नहीं की। यानी दूसरा संगठन लोकतंत्र में क्या होता है, अगर एक बार डिसीजन लिया गया है तो वो सभी सदस्यों को
हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, कंपल्सरी होता है, बंधनकारक होता है, सभी को बंधनकारक होता है कि वो डिसीजन चाहे आपके मुताबिक ना हुआ हो लेकिन फिर भी उसको क्या करना है, मानना है। ध्यान में रखिए कि अगर एक बार डिसीजन लिया गया है तो उसके ऊपर बाहर चर्चा नहीं होगी, चाहे आपको वो अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि निर्णय किस ढंग से हुआ है, भारी बहुमत से हुआ है और भारी बहुमत होने के बाद वो डिसीजन लागू किया गया है और वो डिसीजन लागू करने के बाद वो आपके सामने आया है, तो उसके ऊपर चर्चा विमर्श न करते हुए जो बताया गया है वो हिसाब से आपने काम करना है। ऐसा नेशनल एग्जीक्यूटिव में होगा, ऐसा ही स्टेट एग्जीक्यूटिव में होगा, ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव में होगा, बाद में पंचायत है, नगर पंचायत, जो कुछ भी है, निचली स्तर जो कुछ भी है, जहां हमारे संगठन खड़े होंगे उस संगठन में हमें यही लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करनी है। लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने के लिए जो हम खुद है, हमें खुद में भी लोकतंत्र होना चाहिए। अगर हम लोकतांत्रिक खुद को समझते हैं तो ही हम दूसरों के उनके जो विचार है, आचार है, उनके अलग अलग जो मत है उनका सम्मान कर पाएंगे। अगर हम किसी की सुनने की इच्छुक ही नहीं होंगे तो किसी ने कितना भी अच्छा बोला हो, कितना भी अच्छा सुझाव दो, वो हम नहीं सुनेंगे और हम खुद की ही तानाशाही करेंगे। तो इसलिए हमारा भी चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र लोकतांत्रिक होना चाहिए। और ये चरित्र लोकतांत्रिक बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे दिलो दिमाग में मनुवादी व्यवस्था अभी भी हमारे दिमाग से नहीं गई है, तो मैं इतना तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे इसमें तानाशाही है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने के लिए हमें हर वक्त ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ध्यान में रखिए कि हर वक्त हर कार्यकर्ता को हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, हमें उसको सिखाना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे लागू होती है। जब आप घर में रहते हैं तो घर में आपका चरित्र अलग रहता है, जब आप बाहर होते हैं तो बाहर आपका चरित्र अलग होता है। ऐसा दोहरा चरित्र आपका नहीं होना चाहिए, आपका चरित्र सभी जगह एक ही जैसा होना चाहिए। इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगी। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और नागासाकी और हिरोशिमा पर जापान के ये जो 2 जिले हैं उसके ऊपर जब अणुबम गिराया गया तो जापान पूरा उद्ध्वस्त हो चुका था, पूरा का पूरा उद्ध्वस्त। लेकिन अगर आज आप जापान की स्थिति देखेंगे तो जापान की इकोनॉमिक्स पावर जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। और ये कैसे हुआ, वो पूरा उद्ध्वस्त होने के बाद वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने सभी जनता को अपील किया, निर्देश किया कि हम सभी मिलके हमारे देश को फिर से खड़ा करेंगे। और बहुत विचार विमर्श किया गया, सबके विचार जो है वहाँ लिए गए, सबको क्या क्या लगता है कि देश खड़ा करने के लिए क्या चाहिए, ये सब बातें बहुत विचार विमर्श के बाद जब हुई तब वो काम पे लगे और उन्होंने आपको पता है कि उन्होंने जापान देश खड़ा किया। अगर हमारे यहाँ एक बड़ी सड़क भी खड़ी टूट जाती है तो उसके लिए हमें सालों साल लगते हैं दुरुस्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा देश कई कम सालों में उन्होंने खड़ा किया। तो ये किस लिए, तो सिर्फ वहाँ लोकशाही व्यवस्था, सबका निर्णय उन्होंने सुना और वो लागू किया। और आप ये भी देखेंगे कि सिर्फ वहाँ ऊपरी स्तर में नहीं था, उनके घर में भी अगर आप देखते हैं तो उनके घर में भी लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र के सदस्य तो होते हैं लेकिन उसके लिए एक हेड होना जरूरी है, यानी ऐसा नहीं कि सभी जन है सभी लोग हेड रहेंगे। जैसे हमारी एनएसी है तो एनएसी के अध्यक्ष है, फिर उसके उपाध्यक्ष भी है, लेकिन एनएसी के कोई भी मेंबर नीचे ऊपर या नीचे नहीं है, सब मेंबर को बार-बार सही तरीके से सुना जाता है, उनके विचार लिए जाते हैं और बाद में डिसीजन होता है। सिर्फ डिसीजन सुनाने के लिए हमारे जो प्रेसिडेंट है वो आगे आते हैं और वो भी उनका मत देते हैं। तो जापान में उनके घर में भी ऐसे होता है, तो महिला जो है वो घर की हेड होती है और अगर उनको एक डिसीजन लेना है, चाहे खाना भी बनाना है घर में, तो वो चारों को इकट्ठा कर लेती है, जितने मेंबर है उनको इकट्ठा कर लेती है और उनको पूछती है कि आज खाने में क्या बनेगा, और सिर्फ 2 मिनट में डिसीजन हो जाता है। जो ज़्यादा बोलेंगे, जिनकी इसमें वोटिंग ज़्यादा होगा वहाँ क्या होता है, वो खाना वहाँ घर में बनता है।
ये बात आपको छोटी लग सकती है, लेकिन ये बात छोटी नहीं है। यानी आपकी लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वो आपके घर से शुरू हुई है। उसमें, उस निर्णय में, उस डिसीजन लेने में आप अपने महिलाओं को सम्मिलित करते हैं, आप अपने बेटों को सम्मिलित करते हैं, बेटियों को सम्मिलित करते हैं, घर के पूरे फैमिली मेंबर को सम्मिलित करते हैं, ताकि उनको लगे कि हम भी घर का हिस्सा है। और ये निर्णय क्षमता वहाँ से आके जब वो समाज में जाते हैं तो समाज में वो वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा वो घर में बिहेव करते हैं। तो इसलिए भी हमें भी हमारे घर से ये लोकतंत्र की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। अब मैं महिला विंग के अध्यक्ष होने के नाते इसके बारे में कुछ बताऊंगी, क्योंकि वो जरूरी है। और हमारे मैनिफेस्टो में हमने 50% महिलाओं को भागीदारी दी है। अगर 50% महिलाओं को भागीदारी दी है तो सब जगह 50% दिखनी चाहिए, बराबर है। अभी ये महिला 50% कहाँ दिखती है? सिर्फ हमारे घरों में दिख रही है, वो अभी भी बाहर नहीं आ रही है। और अगर सिर्फ घरों में दिखेगी तो 50% भागीदारी हम किसे देंगे? सोचने वाली बात है। हम कौन सी महिला सामने देखेंगे, किसे हम भागीदारी देंगे? अभी तो ये महिलाएं, मैं तो उनका सच में बहुत स्वागत करती हूँ कि वो खड़ी हुई है और वो जीत के भी आई है। यानी पहली जीत महिलाओं लेके आई है, इसका मुझे थोड़ा सा गर्व है। लेकिन उम्मीद भी यही है कि अगर क्रांति लाएंगे तो हम महिलाएं लाएंगे। इसलिए अपने महिलाओं को अपने घर से निकालिए। और मुझे, यानी हमारे संगठन को, हमारी पार्टी को हमारी ही महिला चाहिए। जो फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा की हो वही महिला चाहिए, क्योंकि बाकी की महिला आने के लिए तैयार है, लेकिन अभी हमने उनको रोक रखा है। आप देखेंगे कि भारत में पिछले 6 सालों से इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी शुरू हो गई है। इन्होंने एक संगठन बनाया है और वो महिलाओं को प्रशिक्षण देती है पॉलिटिक्स का। हर 1 महीने में वो पॉलिटिक्स का प्रशिक्षण देती है। मैं भी इसमें सम्मिलित हुई थी, इसलिए मुझे ये पता था। मैं भी इसमें सम्मिलित हुई थी, इसलिए मुझे पता है कि इनकी व्यवस्था क्या शुरू है। तो हर 1 महीने में ये लोग महिलाओं को बुला रहे हैं और उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इसलिए प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आपको आगे खड़ा होना है चुनाव में। तो आप सोचिए कि पिछले 6 साल से इनका काम शुरू है और ये 6 सालों से महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जिस वक्त मैं वहाँ प्रशिक्षण में थी, वहाँ शेड्यूल कास्ट की मैं एक ही महिला थी और ओबीसी की 2 महिलाएं थी। बाकी की 50 की 50 महिला जो है वो अपर कास्ट की थी। तो ये इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी इतनी एक्टिव क्यों हो गई है, और वो भी 6 साल से क्यों हुई है? तो आपको पता होगा कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, यानी महिला विधेयक जो है, वो महिला विधेयक 9 मार्च 2010 को संसद में पेश किया गया था। वहाँ वो उसको पूरी मात्रा में बहुमत नहीं मिला और वो प्रलंबित है। बाद में फिर से 2014 में भी पेश किया गया और 2019 में भी पेश किया गया, लेकिन उसको भारी बहुमत नहीं मिला। लेकिन अभी ऐसी चर्चा है कि जाते जाते भाजपा का जो गवर्नमेंट है ये महिला विधेयक पास कर लेगा। और क्यों पास कर सकता है? क्योंकि राज्यसभा में भी अब उनकी मेजोरिटी आ चुकी है, लोकसभा में तो है ही है, और राष्ट्रपति भी अब उनका है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये वही महिला विधेयक क्या होगा, पास हो जाएगा। लेकिन हम महिला विधेयक का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इन्होंने त्रिस्तरीय राज्य में तो रिजर्वेशन दे दिया है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र में इन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन नहीं दिया। यानी अगर महिला खड़ी होगी तो उसमें एससी की महिला नहीं होंगी, वहाँ रिजर्वेशन नहीं होगा, एससी का, शेड्यूल कास्ट का नहीं होगा और ओबीसी की भी नहीं होंगे। तो फिर सिर्फ एक महिला खड़ी हो सकती है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो। तो क्या हमारी महिला, अगर ये बिल पास होता है तो क्या हमारी महिला विधानसभा और लोकसभा में खड़े होने के लायक है? क्या हमने उन्हें बनाया है? प्रशिक्षित हम कर रहे हैं, हम उन्हें घर से ही बाहर नहीं निकालते। पहले तो घर से बाहर यहाँ ही नहीं लाते, तो हम विधानसभा में और लोकसभा में क्या खड़ा करेंगे? और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ हमारा राज्य शासन लागू हो, तो हमारा शासन प्रशासन पहले कैसे था? तो सबको समता थी, महिलाओं को समान अधिकार था, समान न्याय था, हर जगह महिला उनका प्रतिनिधित्व करती थी। तो अगर वही हमें शासन लाना है
तो हमें महिलाओं को पीछे नहीं रखना है। किसी भी हाल में हम महिलाओं को पीछे नहीं रख सकते। तो मुझे हमारे कार्यकर्ताओं की महिला चाहिए जो पहले स्तर पे आएगी, जो आगे बढ़ेगी और ये संगठन का नेतृत्व करेगी, क्योंकि हर क्षेत्र में हमें नेतृत्व करना है। नेतृत्व करके हमें हमारी महिलाओं को, हमारे पूरे समाज को आगे लेके जाना है। ये एक बात। दूसरी बात है कि जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं तो एक उदाहरण देके मैं खत्म करूंगी ये, कि जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं और पहले का पॉलिटिक्स, इजराइल में एक हमारा भारत का एक पॉलिटिकल गट जो है वो वहाँ देखने गया कि ये लोग इतनी तरक्की एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ वो सर्वे के लिए गए। सर्वे के जाने के बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पूछा कि आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, यानी आपका आय का स्रोत क्या है। तो वो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स है। तो वो पूछ रहे हैं कि आपका आय का स्रोत, आपका कमाने का साधन क्या है। तो ये हमारे लोग क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स है। तो फिर से वो कहते हैं कि जैसे मैं यहाँ राष्ट्रपति हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मैं खेती करता हूँ, तो मेरा इनकम कहाँ से आता है? खेती से आता है। अगर मैं पिछले 5 साल नहीं रहूंगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? तो मैं खेती करूंगा ना, मेरा इनकम करने के लिए, इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए। तो आप क्या करते हैं? वो फिर भी बोलते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स करते हैं। यानी क्या, हमने ये राजनीति को इनकम का सोर्स नहीं बनाना है। हमें राजनीति जो करनी है हमारे समाज के लिए करनी है। हमारा जो समाज का निचला स्तर है, जिसे अभी भी हक और अधिकार नहीं मिले हैं, उन्हें हक अधिकार देने के लिए हमें आना है। आज ही हम जब जा रहे थे रैली में तो हमने जो नारे लगाए हैं, 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। यानी हमारी अभी मांग क्या है? बाकी लिविंग विद डिग्निटी, ये तो बहुत अलग की बात है कि आत्मसम्मान से जीना अलग, इज्जत तो वहाँ आ गई, इट्स ओके। लेकिन हमें पहले रोटी चाहिए, हम रोटी के लिए लड़ रहे हैं। तो जब हम राजनीति करेंगे तो हम हमारे स्वार्थ के लिए नहीं राजनीति करने वाले हैं, हम हमारे समाज के लिए राजनीति करने वाले हैं। जो हमारा निचला तबका है, जिसे अभी तक उसके हक अधिकार नहीं मिले हैं, हम उसके लिए राजनीति करना चाहते हैं। और जब संगठन व्यक्तिवादी हो जाता है तब उसके बाद वो परिवारवादी हो जाता है, और परिवारवादी होने के बाद वो जातीयवादी हो जाता है। इसके उदाहरण हमारे लोगों ने दिए हैं, लेकिन मैं आरपीआई जो है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इसका एक उदाहरण दूंगी। कल सर ने रासू गवई के बारे में भी बताया था। तो रासू गवई जो है, उनके 2 बेटे हैं, वो आरपीआई में थे, बाद में वो कांग्रेस में चले नहीं गए, कांग्रेस ने उन्हें राज्यपाल पद दिया था। तो उनके जो 2 बेटे हैं, एक बेटा जो है वो तो जज है, और दूसरा जो बेटा है जो बहुत अच्छा व्यवसाय करता था। जब रासू गवई की मौत हो गई तो वो बेटे को, वो जो व्यवसाय, उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, वो कारोबार छोड़ के उनको, वो बाकी के जो लोग हैं उन्होंने उनको बुलाया कि आप यहाँ आओ और पॉलिटिक्स में रहो, अगली जो सीट है यहाँ की विधानसभा की वो आपको देंगे। वो उनका कारोबार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती बुलाया गया, राजेंद्र गवई, और वो यहाँ आए। बाद में तो वो कभी चुन के तो नहीं आए, लेकिन पार्टी के कोई भी लोग जो है, हाँ, ओके, यस सर, जो पार्टी के जो लोग हैं, तो क्या उसमें एक भी सदस्य ऐसा नहीं था कि जो दूसरे लोगों को वो टिकट दे पाए? क्यों उन्होंने उनके बेटे को वहां बुलाया और उनको टिकट दी? ये एक बात। दूसरा, आप रामविलास पासवान के बारे में देखिए। जो रामविलास पासवान ने बहुत अच्छे, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे डिसीजन लिए थे पहले इसमें, लेकिन उसके बाद भी उनकी पार्टी कहाँ चली गई? तो उनके जो बेटे हैं उसके बेटे के हाथ चली गई, वो है। बाद में सर ने मुझे भेजा है, कंक्लूडिंग करती हूँ मैं। तो कंक्लूडिंग में मैं ये कहूँगी कि हमें हमारी महिलाओं को 50% भागीदारी चाहिए। अभी से मैं फिर सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने इस पार्टी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में निवेश शुरू कर देना चाहिए। जैसे हम हमारे बच्चों के लिए क्या करते हैं, घर खरीद के रखते हैं ताकि जो घर है
हमारे बाद उसको घर मिले। कुछ पैसे LIC में डाल के रख देते हैं, LIC में इसलिए डालते हैं उसका भविष्य अच्छा हो जाए। हाँ? तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट आपको हमारे अपने पार्टी में करनी है और अपने पार्टी में तन मन धन से आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि उसका जो कुछ भी बोनस मिले या जो कुछ भी हम रिफंड करें, जो भी हमारी पार्टी समाज को या देश को देगी, वो रिफंड क्या देगी, तो सबको शिक्षा होगी, एक समान शिक्षा होगी। यहाँ की जो स्वास्थ्य चिकित्सा है वो स्वास्थ्य चिकित्सा फ्री में होगी। दूसरी बात, महिलाओं को 50% भागीदारी होगी। और संविधान में जो कुछ भी लागू है, संविधान के हिसाब से हमारा देश चलेगा। आरक्षण जो है, जिसकी जितनी भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, उतनी उस पर भागीदारी, और वो हर क्षेत्र में होगी। ये हम पार्टी देना चाहती है, लेकिन जब आप निवेश करेंगे तभी ये हो सकता है, नहीं तो ये नहीं हो सकेगा। एक बात और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि हमने हमारे जो अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं या हमारे जो शत्रु हैं, उन्हें दान, सम्मान और मतदान, ये 3 बातें देना छोड़ देनी चाहिए। हमारे ये लोगों को बताना पड़ेगा कि उन्हें हमने दान देना, क्योंकि हम मंदिरों में बहुत दान देते हैं और आपको पता है मंदिरों का पैसा कहाँ जाता है। ये उनको हम सम्मान भी बहुत देते हैं, कोई भी आया तो हम झुक के उनको सम्मान देते हैं। तो दान, सम्मान और मतदान जो है, ये हमें उन्हें देना छोड़ देना चाहिए। और कंक्लूडिंग में ये कहूँगी कि हमारे सभी तबके के जो लोग यहाँ आएंगे, अलग अलग आचार विचार के साथ आएंगे, तो सबके आचार और विचार हम उसका स्वागत करते हैं, उस पर विचार विमर्श होगा। और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी जगह कैसे लागू हो, इसके लिए हर महीने में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लागू किया जाएगा। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आप भारी मात्रा में आइए और अपने महिलाओं को भी भेजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है, ये माहौल बहुत ही विश्वसनीय है, क्योंकि यहाँ से सभी कैडर जो लोग हैं, कैडर लोग आए हैं। और हमारा संगठन और एक बात से आगे बढ़ सकता है अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो। जी, अनुशासन में रहना। और एक बात और मुझे कहनी थी, लेकिन रजक सर वो कंप्लीट करेंगे। जो वज्जी महागण है, उनके जो 7 नियम थे, जिसके बलबूते पे गौतम बुद्ध कहते थे कि आपको कोई हरा नहीं सकता, वो पूरे सातों के सातों बातें सर आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए मैं मेरा स्पीच यही खत्म करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।